हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अप्रैल 2021 का छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक करंट अफेयर। ये उसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। मैं हमेशा ही डेटा एमसीक्यू के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूँ ताकि पॉइंट्स नीट एंड क्लीन अलग अलग रहें, आप कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही इजी हैं। याद रखिए, एग्जाम में आपको इतने इजी ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 12 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक डेटा होता है कि नेशनल पंचायती राज डे, नेशनल पंचायती राज डे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये पुरस्कार हमारे देश में जितनी भी पंचायतें हैं उन्हें प्रदान किया जाता है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हो। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में। पहला इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, प्रदेश की पंचायतों में आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बेहतर प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब ये ई पंचायत पुरस्कार क्या होता है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए आईसीटी का इस्तेमाल क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो आपको पता होगा कि आजकल सारी की सारी चीजें डिजिटल होती जा रही है या ऑनलाइन होती जा रही, और इससे गुड गवर्नेंस में मदद मिलती। आपको पता होगा पहले अगर कोई जरा सा कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाने जाता था तो वो ऑफलाइन बनता था। ऑफलाइन बनने में आपको बंदे से इंटरेक्शन करना होगा, इंटरेक्शन में फिर करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे सारी प्रोसेस को, बहुत सारी प्रोसेस को हम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो करप्शन का चांस है वो कम हो जाए। इसके अलावा लोगों को जल्दी से जल्दी, यानी ऑफिस में भी ज़्यादा भीड़ ना लगे और जल्दी से जल्दी उन्हें जो रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी प्राप्त हो जाए। इसे कहा जाता है ई गवर्नेंस। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ई गवर्नेंस के माध्यम से बनता है, पंचायतों में भी बहुत सारा काम ई गवर्नेंस यानी ऑनलाइन होने लगा। तो इसका जितने भी स्टेट्स हैं वो ऐसा तो नहीं कि रातों रात अपनी जो सारी फैसिलिटीज हैं वो ऑनलाइन कर देंगे, सब अपने अपने स्तर पर चीज़ों को ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वालों में से हमारा छत्तीसगढ़ भी एक राज्य रहा, इसलिए इसे कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसकी तरफ से? भारत सरकार की तरफ से। काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। ऐसे टोटल हमारे छत्तीसगढ़ को 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। उन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट पहले इसके साथ एक और एडिशनल डेटा है। 3 अलग अलग वर्गों में दिए जाने वाले इस पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को प्रथम वर्ग में असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। इसमें देखिए, एक तो कैटेगरी 1 है और एक कैटेगरी 2 है, और कैटेगरी 2 में 2 कैटेगरी हैं, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। तो टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसकी 3 कैटेगरी हुई। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में कितने हैं? ए और बी, यानी 1, 2 और 3। तो इसमें अगर हम कैटेगरी 1 में बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ को असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रखा गया। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये अवार्ड किसने प्रदान किया है? ये अवार्ड प्रदान किया है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, यानी भारत सरकार बोलो या फिर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, इन्होंने अवार्ड प्रदान किया है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? याद करने जैसा, अगर आप ये आंकड़ा याद कर पाए कि 12 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिले, उसमें से आईसीटी के बेहतर प्रदर्शन के लिए एक पुरस्कार मिला है, उसका नाम है ई पंचायत पुरस्कार। ये आपको याद रखना है, किसके लिए मिला है? आईसीटी का बेहतर प्रदर्शन करने के लिए या उपयोग करने के लिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर कैटेगरी 1 में हमारा छत्तीसगढ़ सेकंड प्लेस पे है असम के साथ में। अगला, यहां पर जितने भी हमारी पंचायतों को या जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायतों को जो पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये भी आपको एक एक इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए, इसमें से कोई सा भी डेटा परीक्षा में पूछा जा सकता है। कोंडागांव जिला पंचायत को एक मिला है। अगर जिला पंचायत के बारे में बात करें तो किसे मिला है? कोंडागांव जिला पंचायत। देखिए 12 में से अगर मैं बात करूं तो एक तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को मिला है। कौन सा? ई पंचायत पुरस्कार।
और 11 जो पुरस्कार प्राप्त हुए उसमें एक जिला पंचायत, 2 जनपद पंचायत, एक जिला पंचायत, 2 जनपद पंचायत और 8 जो ग्राम पंचायतें हैं उन्हें यह पुरस्कार मिला। यानी ई पंचायत पुरस्कार किसे मिला? हमारे छत्तीसगढ़ को। 2 जनपद पंचायत और 1 जिला पंचायत को। उस जिला पंचायत का नाम क्या है? कोंडागांव जिला पंचायत को यह पुरस्कार मिला है। गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत को यह पुरस्कार मिला है और बाकी के जो पुरस्कार मिले हैं वो अलग अलग ग्राम पंचायतों को मिले हैं। तो कौन सी ग्राम पंचायत किस जिले में है यह आपको पता नहीं होना चाहिए, बट हाँ आपको उस ग्राम पंचायत का नाम जरूर पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, तो ये दोनों तो आपको पता होना ही चाहिए, कोंडागांव जिला पंचायत, गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत, ये 2 हो गई और ये 1 हो गया 3। अब अगर हम ग्राम पंचायत के बारे में बात करें तो सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड के सरगवां, तो आपको ये अंबिकापुर और ये याद नहीं करना है, सरगवां आपको पता होना चाहिए। फिर लुंड्रा विकासखंड के रीरी, ये आपको पता होना चाहिए। बालोद जिले के गुरनडेही विकासखंड के माहूद, इसको मिला है, ये पता होना चाहिए। ये बिल्कुल आप बालोद जिला ये नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, बट हाँ स्पेसिफिकली जो ग्राम पंचायत है उसका नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे एक जिला पंचायत, 2 जनपद पंचायत का आपने नाम याद किया, ऐसे ही आपको ग्राम पंचायत का नाम भी पता होना चाहिए। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के महाराटोला एवं रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के बेहार ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार मिला है और इस पुरस्कार का नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। आई होप आप ये डेटा याद रखेंगे। इसमें से खासकर आपको ये तो बिल्कुल पता होना ही चाहिए, जिला पंचायत और 2 जनपद पंचायत, तिल्दा और गरियाबंद और ये कोंडागांव, बट हाँ आपको ग्राम पंचायतों के नाम भी पता होना चाहिए कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है। तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार इन ग्राम पंचायतों को मिला है। इसके साथ और भी डेटा है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड के दूरस्थ वनांचल, अब इतना सारा आपको इतना बड़ा इतना लंबा याद करने की कोई जरूरत नहीं कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट और भोपालपट्टनम विकासखंड, आपको सिंपल गोटईगुड़ा ग्राम, इसे ये जो अवार्ड मिला है वो पता होना चाहिए। इसे कौन सा अवार्ड मिला है? नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है। किसे? गोटईगुड़ा ग्राम को। आई होप आप ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में आने की इसकी पूरी संभावना है। इसमें से आप कोई सा भी डेटा इग्नोर नहीं कर सकते। रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के नवागांव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको? नवागांव को। नवागांव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। और आरंग विकासखंड के बेहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। काफी कंफ्यूजिंग है, बहुत सारा डेटा है, बट हाँ एक बार आपको याद तो करना ही होगा। इसमें फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिला पंचायत और 2 जनपद पंचायत आपको बिल्कुल याद होना चाहिए और ग्राम पंचायतों के नाम भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ इनको अवार्ड मिला है। फिर आगे बात करते हैं हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत हुए बदलाव के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब इसमें होता यह है कि ये पहले धान के लिए थी, अब इसमें और फसलों को ऐड कर दिया गया। टोटल 12-13 फसलें अब इसमें हो चुकी है। और इसमें यह होता है कि जैसे सरकार ने मान लीजिए एमएसपी डिसाइड किया केंद्र सरकार ने 1800 रुपए पर क्विंटल धान का, और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो चाहती है कि हम इन्हें कितना पैसा देंगे? 2500 रुपए प्रति क्विंटल देंगे। तो आप केंद्र सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसके लिए आपने एक नई योजना शुरू कर दी, और वो योजना का नाम क्या? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इन्हें 1800 के साथ में जो एडिशनल अमाउंट है, मान लीजिए 700 अमाउंट है, वो इस योजना के तहत जिन जिन किसानों ने धान सेल की है एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, उन्हें 700 रुपीज एडिशनल सरकार क्या कर देगी? ट्रांसफर कर देगी। इसी का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके बारे में आपको पता भी होगा कि जब चुनाव हो रहे थे तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसने इसका वादा किया था कि हम लगभग 2500 प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी पर धान खरीदी करेंगे। बट सिंस केंद्र सरकार ने लगभग 1800 रुपए का रेट डिसाइड किया है,
तो राज्य सरकार उसमें ज़्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने ये एक योजना चला दी। इसके माध्यम से जिन किसानों ने 1800 के रेट पे सेल किया या जो भी अमुक रेट है उस पे सेल किया, उन्हें एडिशनल जो अमाउंट है 2500 में से वो सरकार ट्रांसफर कर देगी। इसी का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो पहले ये सिर्फ धान के लिए था, अब सरकार ने इसमें 12-13 फसलें और सिलेक्ट की हैं, उनके बारे में ये प्रश्न है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हुए बदलाव में अगर हम बात करें तो 2020-21 में वे सभी किसान जिन्होंने समर्थन मूल्य यानी एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया था, यदि वह धान के बदले कोदी, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान आदि को फसल का उत्पादन करते हैं या फिर इनका पौधारोपण करते हैं, तो उन सभी किसानों को 10,000 रुपए की आदान सहायता राशि का प्रदान की जाएगी। यानी जिन्होंने 2020 में 20-21 में क्या धान का विक्रय किया था, अब अगला जो आने वाला साल है उसमें वो चाहते हैं कि हम धान का उत्पादन ना करें, उसकी जगह पर ये चीजें अगर वो उत्पन्न करते हैं, उत्पादित करते हैं, तो सरकार उन्हें कितना 10,000 रुपए का क्या देगी, आदान सहायता राशि प्रदान करेगी। समझना, अभी दिया है ऐसा नहीं है, अगले साल में, इस साल जिन्होंने क्या किया है, धान का विक्रय किया है एमएसपी पे, और वो चाहते हैं कि अगले साल हम धान का उत्पादन नहीं करेंगे बल्कि हम क्या करेंगे, ये जो फसलें हैं इनका उत्पादन करेंगे, तो सरकार इन्हें भी एमएसपी पे परचेस करेगी, इसके साथ ही 10,000 रुपए की इन्हें सहायता राशि प्रदान करेगी। फिर देखिए, सरकार द्वारा सभी पौधारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्षों तक यह अनुदान प्रदान किया जाएगा। पौधारोपण यानी आप जानते होंगे, एक तो ऐसी फसल होती है जिसको ऐसा सीधा उसका सीड इसमें डाल दिया जाता है, फिर वो सीड इसमें से अंकुरित होकर और पौधा बनता है, और एक ऐसा होता है कि एक साथ बहुत सारे सीड डाले हुए, उसमें से जब वो थोड़े बड़े हो गए तो एक एक निकाल के उनको लगाया जाता है, उसे कहा जाता है पौधारोपण। आप जानते होंगे, जैसे धान की हमारे यहाँ पर यही पौधारोपण किया जाता है। तो 3 वर्षों तक सरकार इस प्रकार का अनुदान प्रदान करेगी। फिर अगर बात करें, इसके अलावा सभी किसानों जिन्होंने खरीफ वर्ष 21-22 में धान की फसल के साथ खरीफ की फसल जैसे कि मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो, कुटकी, अरहर आदि का उत्पादन किया है, तो उन्हें भी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो स्कीम है, हालांकि इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत है, बट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। राजीव गांधी किसान न्याय योजना सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए इसके ऊपर प्रश्न बनना बहुत ही स्वाभाविक है। इसके ऊपर पहले भी प्रश्न आ चुका है, तो आगे भी इस पे प्रश्न बनेगा स्वाभाविक। तो आप कोई सा भी डेटा इसके बारे में छोड़ नहीं सकते, सारा का सारा डेटा आपको याद करना होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। ये थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, तो इसमें याद करने जैसा क्या है, 10,000 रुपए का सरकार अनुदान प्रदान करेगी जिन्होंने 20-21 में धान की खेती की थी और अब इसका करने लगे। इसके अलावा लगातार 3 वर्षों तक सरकार ये प्रदान करेगी, और 21-22 में सरकार 9,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि प्रदान करेगी। ये डेटा आपको इतना पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह एक फैक्चुअल प्रश्न है और यह पूछा जा सकता है क्योंकि ये एडिशनली सरकार की वेबसाइट पे डला हुआ है। अब ये सरकार की वेबसाइट पे है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कोदो कुटकी सरकार एमएसपी पे परचेस करेगी। एमएसपी सरकार ने डिक्लेयर किया है। फिर एक अवार्ड है, उसका नाम है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। ये कौन चलाता है? ये चलाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्र सरकार का, यानी भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस योजना को चलाता है। अब इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत विज्ञान एवं सामाजिक अनुप्रयोगों में मूल विचार एवं नवाचार, नवाचारों मीन्स क्या, जो न्यू इन्वेंशन की जाती है यानी जो इनोवेशन करें उनके बारे में बात की है। नामांकन के लिए छत्तीसगढ़ को देश के तृतीय सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया। अब ये काफी बड़ी बात है। जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा करने लगते हैं तो आप, मैं ऐसा मानता हूं, डेवलपमेंट के बहुत करीब होते हैं। तो तीसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ रहा। किसमें? अब ये योजना क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम योजना के बारे में बात करते हैं, फिर इसका ये पॉइंट डिस्कस करेंगे।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सफलतापूर्वक इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 10 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चे कौन से, जिनकी उम्र कितनी है, 10 से 15 वर्ष की उम्र है, जो कि कक्षा 6वीं से 10वीं में अध्ययनरत हैं, उन्हें विज्ञान एवं सामाजिक अनुप्रयोगों की तरफ आकर्षित और प्रेरित करने में उनके महत्वपूर्ण विचार एवं नव प्रवर्तन की भावना उत्पन्न करने के लिए संचालित की जा रही है। अब इसका मतलब समझें। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, वो बच्चे जो 10 से 15 साल के हैं, यानी क्लास 6 से 10th तक में जो पढ़ते हैं, वो अगर साइंस एंड टेक में कुछ अच्छा करते हैं, यानी कोई अच्छी इन्वेंशन कर दी या कोई मॉडल बना दिया, और वो किसे भेजते हैं, वो केंद्र सरकार को, और अगर उसमें वो सिलेक्ट होते तो उन्हें सरकार अवार्ड प्रदान करती है। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के से इस साल कितने अवार्ड नामांकन के लिए गए थे, 55,565 55,565 नामांकन के लिए भेजे गए थे। उसमें से 3,391 मीन्स 3,391 इतने को सरकार ने क्या किया है, अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया। केंद्र सरकार ने नामांकन के लिए इतने भेजे गए थे, जो कि पूरे भारत में तीसरे नंबर पे सर्वाधिक है। फर्स्ट सेकंड को छोड़ दीजिए, तीसरे नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ है। काफी अच्छी बात है। मैं फिर से, मेरा यह मानना है कि जब भी साइंस में कोई राज्य या कोई देश अच्छा करने लगता है तो वो डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर होता है। आगे देखिए, इस योजना का उद्देश्य नव सृजन एवं नवाचार, रचनात्मक और अभिनव सोच को स्कूली बच्चों में बढ़ावा देना है। सिंपल सी बात है, यही होगी। अगर आप बच्चों को एनकरेज करेंगे तो वो अगले साल और अच्छा करेंगे, नए नए इनोवेशन होंगे। पुराना तो बहुत हो गया। अगर आप पश्चिमी देशों में देखें तो वो देश इसलिए डेवलप है क्योंकि वहाँ पर इनोवेशन काफ़ी है, हावी है। बच्चे वहाँ पर इनोवेशन में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, खासकर यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब इसमें से याद करने जैसा पॉइंट कौन सा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये अवार्ड की घोषणा की, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और इसके बाद में इतने 55,000 से इतने जो सिलेक्ट हुए वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। 3,391 सिलेक्ट हुए, और 10 से 15 साल तक के बच्चे जो 6 से 10th में हैं उन्हें ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। और इसका उद्देश्य तो आप समझ ही गए, इनोवेशन को बढ़ावा देना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, सारी चीजें आप समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समस्त विभाग पर एस्मा यानी इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगाया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? आपको पता है हमारा छत्तीसगढ़, क्या पूरा भारत ही कोरोना वायरस डिसीज कोविड-19 से परेशान है, उससे जूझ रहे हैं हम, लगातार संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए जो मेडिकल सुविधाएं होती है उसमें कई बार ऐसा देखा गया है, मैं सभी के बारे में नहीं बोल रहा, हॉस्पिटल अपने चार्जेस खूब बढ़ा देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदे को आप एडमिट किया गया तो ये कहाँ लेके जाएंगे। इसके अलावा उनकी अपनी मनमानी चलती है, या काम पे नहीं आएंगे, स्ट्राइक कर देंगे, ये भी संभव है। तो इसके लिए सरकार एक ये लगा दिया सरकार ने, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। इसके लगाने से क्या, इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या, एस्मा, ESMA, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। किसके लिए लगाया, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगाया। जो भी कर्मचारी हैं वो काम करने से आने के लिए इनकार नहीं कर सकते। ऐसा समझिए कि आप जिंदगी भर तो ठीक है काम करते रहे, सरकार से सैलरी लेते रहे, बट एन वक्त पे जब देश को या फिर राज्य को आपकी ज़रूरत है और आप छुट्टी कर गए, या फिर आपने किसी प्रकार की स्ट्राइक कर दी, या आप उसमें कोताही कर रहे हैं आपके काम में, तो ये नहीं चलेगा। ये एक्ट इसको रोकता है। इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट अगर लग जाए, उसके बाद में एस्मा लगाए जाने के बाद इन विभागों में काम करने वाले कर्मचारी कार्य करने से इनकार नहीं कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट है ये। और राज्य के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों के लिए एस्मा का आदेश लागू किया गया है। सरकारी अस्पताल तो बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल ही होते हैं, आप जानते होंगे। और सरकारी पे तो लागू हो गया, बट प्राइवेट वालों ने भी अगर डिनाई कर दिया तो हमारी बहुत सारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्राइवेट पे भी डिपेंडेंट है, तो उसके लिए इनके ऊपर भी लागू होगा। ये भी काम के लिए इनकार नहीं कर सकते, जरूरी जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हें रोक नहीं सकते। तो ये लगा दिया सरकार ने, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। याद करने जैसा क्या, एस्मा सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के ऊपर ये लागू होगा, और कोई भी जो स्वास्थ्य
सेवाओं से संबंधित कर्मचारी है वो काम करने से इनकार नहीं कर सकता। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।